लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को धोबी पछाड़, कांग्रेस की कुटाई लोकसभा में, थुड़ाई राज्यसभा में, ये क्यों हुई और इसके क्या मायने, क्यों जरूरी था। अब इस बात को समझिए कि ये कैसे संस्कृति थी कि राहुल गांधी ने उल जुलूल बयान दिया लोकसभा में, राहुल गांधी ने उल जुलूल बयान दिया, और उल जुलूल बयान देने के बाद जब प्रधानमंत्री की बारी थी, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा को संबोधित कर रहा था, उसे सदन का नेता कहा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता होता है, और सदन का नेता बोलने वाला है और पप्पू भाई गायब हैं। मतलब इन लोगों की मानसिकता अब भी नहीं गई है कि ये राज परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक सीट जहां से पप्पा जी जीतते थे, चच्चा जी जीतते थे, उस अमेठी से कान पकड़ के वहां की जनता ने निकाल दिया, दूर भागे वायनाड में। उस राहुल गांधी को देखिए कि लोकसभा में उल जुलूल बयान देता, चूंकि किराए पे जीत क्या है, आपकी औकात तो कुछ है नहीं, आप अपने बल पे तो जीत के नहीं आए, वायनाड से जीत कर आए, तुष्टीकरण का वोट, जिहादी वोट, ये ऐसे ऐसे लोग, आप जब यहां सदन में आते हैं आप बोलते ही नहीं है। बहन बेचारी राज्यसभा के लिए लालच में जीव टपकाती रह गई, मध्य प्रदेश की सरकार भी चली गई प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने के लालच में, और वो भी नहीं मिला। और ये पप्पू भाई जो हैं, ये पंजाब में लगे हुए थे, ये दिल्ली में बैठे हुए थे या फिर बैंकॉक चले गए, पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे थे तो थे ही नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि डेमोक्रेसी में सिर्फ सुनाना नहीं होता है, सुनना भी होता है। सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं, हर जगह सुनना ही, सुनने सुनाने से के बाद आपको सुनना भी पड़ता है। इस परिवार को यह लक्षण नहीं है, और लोकसभा में लतियाया, कहा अधीररंजन जी आपकी बदनसीबी है कि कोई बोल के चला जाता है और सुनना आप लोगों को पड़ता है, और आप जो ये मक्खनबाजी कर रहे हैं वो बैठ करके देख रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देख रहा होगा, आपकी मार्केटिंग हो गई, अब चुप हो जाइए, अब सुनिए और सदन चलने दीजिए। और उसके बाद धोबी पछाड़ लगाते लगाते उन्होंने सदन में ये कहा कि हम नेहरू पे आज बोलेंगे, और इतना बोलेंगे कि हम तुम्हारा कान पका देंगे। तब जरा सा लोकसभा में दिए गए पीएम के उस बयान को जरा ध्यान दीजिए, को कह रहे हैं कि हम लोग वो नेहरू पे बोलेंगे। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। आपके नेता कहेंगे प्रोवा है यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, सुनिए जरा सा इस चीज को, आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर स्टाइल देखिए बोलने का, इसे डिटर्मिनेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, देखो जी आपके काम की बात है। आगे देखिए कैसे अधीररंजन को धो रहे हैं। पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए कम महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी ने तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी,
अगर कांग्रेस सरकार 8 सप्ताह में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। अब देखिए यहां वो बार बार कह रहे हैं, इसे कहते हैं देशी भाषा में कह के लेना। अब वो लगातार कह रहे हैं कि हम आज मोदी की ही आज हम नेहरू की ही बात करेंगे, और लगातार नेहरू की बात वो कर रहे हैं। एक एक चीज इसलिए कहना जरूरी है ताकि ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था उसकी ठुकाई की जाए। सिर्फ ये नहीं कि कहना और सुनना पड़ेगा, बोल करके वो व्यक्ति भाग गया और ये परसेप्शन बना महंगाई महंगाई। तो बताया कि सोचिए यदि कोरोना आज के काल में यदि कांग्रेस होती तो क्या होता, क्योंकि नेहरू उस समय महंगाई का बहाना बना रहे थे अमेरिका जापान के मामले को लेकर के, यूरोप के मामले को लेकर के। वहां यदि कोई परेशानी हो गई तो कह रहे महंगाई तो वहां के कारण आ गया, हर चीज प्रभावित होता है, जबकि ग्लोबलाइजेशन उस समय नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए इतनी बड़ी महामारी आई, ये क्या होता। और इन अहंकार सब की की बात मैं धुलाई कर रहा क्यों हूं तब तो जरूरी मुझे थी, कहना ही क्यों पड़ेगा। मोदी जी की अब जरा वो से जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। धोबी पछाड़ जरूरत हुई आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। अब देखिए कि मैं क्यों कह रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समझने की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि एक मोदी अकेले भारी पड़ता है। क्यों? इतने सारे सांसद हैं, एक मोदी क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर है? इसलिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर तो सोनिया की मनमोहनी सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह भी थे, तो क्या कर पाते थे? ये मोदी इसलिए कर पाते हैं कि 24 घंटे उसी में जीते, इसीलिए कर पाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि आप राक्षसों पर रहम कतई नहीं कीजिए। राक्षसों पे यदि आप रहम करेंगे तो वो फिर भस्मासुर बन करके सामने आएगा। और इसीलिए उन्होंने लोकसभा में बार बार कहा कि आज हम नेहरू का नाम लेंगे और इतना लेंगे कि कान पका देंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, आज उन्होंने गोवा में भी कहा कि गोवा आजाद देर से हुआ, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। और अब तक क्या हो रहा था, हमने बचपन से क्या पढ़ा, गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहकाए, जैसे गाना बना दिए गए बॉलीवुड में, और हम इसी पर जाप लगाते रह गए। हमने जाना ही नहीं कि इस देश की आजादी में गांधी और नेहरू के अलावा भी किसी की भूमिका थी। सरदार पटेल गाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गाए, आप सावरकर की तो, और इन लोग वीर सावरकर की लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। जो काला पानी की सजा भोगता वो नष्ट, और जिसने लाठी ढंग से नहीं खाई वो इस आजादी का हीरो बन गया। तो दरअसल परत दर परत इसको डिस्ट्रॉय करने की इसलिए जरूरत है कि इसलिए उन्होंने कल इकोसिस्टम की बात की कि कांग्रेस का इकोसिस्टम है। और आज उन्होंने कांग्रेस के एक एक चीज को बता दिया कि कांग्रेस ने इस देश को क्यों बर्बाद किया। इसलिए ये सब चीजें इसलिए बताने की जरूरत मोदी को है फैक्ट के साथ, ताकि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम काम कर रहा है इस देश में जो कुछ भी हो रहा है
उसे ऐसे गायब कर दो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे इस कोरोना काल में, जिस समय में यदि आप आज तक आप टीबी जैसी बीमारियों का समाधान नहीं कर पाए, आजादी के इतने साल बाद, और पहली बार इस देश में, और भारत के अलावा कितने देश ने वैक्सीन बनाई है अपनी उंगली पर गिनने लायक? क्या हम अमेरिका, जापान, इंग्लैंड की तरह इतने समृद्ध हैं? हमारी वैज्ञानिक क्षमता इतनी है? तो भारत के पैरेलल का कौन सा देश ऐसा विकासशील देश है जिसने अपना वैक्सीन बनाया, लेकिन डिस्क्रेडिट किया? और इसीलिए आज उन्होंने इस बात की भी चर्चा राज्यसभा में की। लोकसभा में इस बात को राहुल गांधी ने जो षड्यंत्र किया कि भारत राज्यों का समूह है, भारत कोई नेशन नहीं है, उसको इन्होंने रामायण महाभारत से अलग हट करके नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से बताया, और स्वतंत्रता सेनानी जो तमिलनाडु से सुब्रमण्यम भारती के कविताओं से सुनाया, और ये बताया कि किस तरह से खेल करते हैं और भारत का पूरा डीएनए एक कैसे है, ये बताया। और कैसे बताया कि भारत के सीडीएस की मौत तमिलनाडु में होती है तो कैसे उसे वीर वरक्कम का कहा जाता है। और इसीलिए उन्होंने इस बात को लेकर के फिर राज्यसभा में आए तो बताया कि ये डिस्ट्रॉय करने वाले लोग हैं। आज उन्होंने जो ये बात कही है कि मुझे लगता है कि राज्यसभा में कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो डिस्क्रेडिट करती है, डिस्टेब्लिश करती है और फिर डिस्ट्रॉय कर देती है इस देश को, इकोसिस्टम। उन्होंने इसीलिए कहा कि आप अपने दौर में विकास नहीं किया, अब विकास हो रहा है तो विकास में रुकावट बन रहे हैं, रुकावट भी आप नहीं कर रहे हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और एकदम से डिसमिस कर दे रहे हैं आप चीजों को, कैसा कुछ हुआ ही नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं। आप कल्पना कीजिए कि जिस पार्टी का 10% सीट है संसद में, वो ऐसा कैसे करता, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के पास तो 10% सीट है, वामपंथियों के पास क्या है? वामपंथियों के पास केरल के अलावा किसी राज्य में सरकार नहीं है, लेकिन सिस्टम में प्रभाव किस कदर है इसको सोचिए। इसीलिए मैं पत्रकारिता की भाषा में समझाता हूं कि जब मैं प्रिंट मीडिया में था तो जिस अखबार के लिए मैं काम कर रहा था वो दैनिक जागरण था, और हम लोग गुमान करते थे कि इस देश में सबसे बड़ा अखबार समूह जो है उस समय दैनिक भास्कर था, और हम लोगों को लगता था कि कंपटीटर, हमें बताया जाता क्या दैनिक भास्कर को हराना है। और एक बार जब दैनिक जागरण का प्रसार दैनिक भास्कर से बढ़ा तो हम लोग, मतलब ऐसा लगा कि जश्न मना रहा, पता नहीं लाला जी की खुशी थी, लेकिन हम लोग बहुत खुश हुए कि देश के सबसे बड़े अखबार में काम कर। लेकिन सच क्या था कि दैनिक जागरण कभी भी संसद में उछाला नहीं जाता था। इंडियन एक्सप्रेस 5,000 कॉपी छपने वाला, एशियन एज रेलवे के फर्स्ट क्लास में डाला जाता था, सोनिया गांधी के घर पे जाता था। एक मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल सोनिया गांधी देखती थी, 2 चैनल अंग्रेजी के थे, तो मारा मारी होता था कि प्राइम टाइम मैडम सोनिया गांधी देखती हैं, इसीलिए मैडम सोनिया गांधी देखती हैं, इसलिए प्राइम टाइम की खबरों को कैसे बनाया जाए कि मैडम खुश हो जाए। ये पत्रकारिता के अंदर की बात कर रहा हूं, ऐसा होता था। मेरी गाड़ी गृह मंत्रालय में सीधे पहुंच जाती है, ये संपादकों का गुरूर था। ये सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन वो चीज वो खत्म नहीं। अब तक उस इकोसिस्टम में प्रभारी है कि वो विदेशी अखबार में छपवाता है भारत के खिलाफ, तो उसका इकोसिस्टम अभी भी मजबूत है, इतना मजबूत है कि किस तरह से कौन सी खबरें ऐसी होगी जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान, आपको पता है आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाइना में है, चाइना में विंटर ओलंपिक चल रहा है, भारत ने इसे खारिज किया कि हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहां गया हुआ है, और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीनी प्रधानमंत्री ने मिलकर के संयुक्त बयान जारी किया राहुल गांधी के बयान पर। आप इसको बहुत गौर से समझिएगा कि ऐसे ही नहीं होता है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बकलोल की तरह यूं ही नहीं बोल देते हैं कि अब भारत जो है, चीन और पाकिस्तान भारत को घेर लिए हुए हमला कर देगा, भारत को बर्बाद कर देगा, ऐसे नहीं बोलता। दरअसल ये बोल करके आपने पाकिस्तान जैसे डिस्ट्रॉय, खत्म देश को, मरे हुए देश को आपने नई ताकत दी। अच्छा, भारत हमसे डरता भी है इसलिए क्योंकि चीन से मेरी दोस्ती है। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लुंज पुंज कटोरा लेके चाइना पहुंच गया। चाइना को भी मिडिल ईस्ट को जोड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, इसीलिए बीच बीच में मुंह में उसे कुछ ना कुछ कौड़ा देते रहता। कौड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, राहुल गांधी का जो पिद्दी जो कुकुर है वो खाता है, वो जिसको कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के नेताओं को बांटा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये असम के
आज के चीफ मिनिस्टर ने कहा, हेमंता बिस्वा शर्मा ने, कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के नेता हैं वही बिस्किट खाते हैं जो राहुल गांधी का पिद्दी जो है खा करके छोड़ देता है। ये मैंने नहीं कहा, ये वर्तमान सीएम जो है उन्होंने कहा था। अब इस बात को समझिए कि इतनी कमजोर हालत में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज चाइना में। अब इस चीज को समझिए कि क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाइना जा रहा है, ये भारत के इन खैरातियों को पता नहीं था? खूब पता था। ये चीन और पाकिस्तान के बारे में ये बात राहुल गांधी ने लोकसभा में यूं ही नहीं कह दिया है, ये पूरी प्लानिंग से कहवाई गई है, क्योंकि पता था कि चीन का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 8 तारीख को मीटिंग करने वाला, 7 तारीख को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा, रात वहां बिताई है अभी, और संयुक्त बयान जारी किया है कि पाकिस्तान मेरा बेहतरीन दोस्त है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं, लंबे समय से खड़े हैं। भाई, ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो राहुल गांधी के पुरखों के दौर से है, नेहरू ने सब डैमेज किया हुआ है, चाहे वो कश्मीर का मामला हुआ, तम इसी सब चीजों पर उनको घेरा गया है। तब ये समझेंगे आप कि क्यों कांग्रेस, जैसे कई लोग लिखते हैं ना, कांग्रेस तो मरनासन पार्टी हो गई। नहीं, मरनासन नहीं है। एक देहात में कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी ₹1,00,000 का है, बहुत पहले की कहावत है, अब ₹1,00,000 की क्या औकात रह गई। तो मतलब ये कि इनका इकोसिस्टम जिंदा है। कांग्रेस तो 10% लोकसभा है, वामपंथियों का तो 0.1% भी नहीं है लोकसभा में स्थिति, 0.1%, 0.2% भी, फिर भी उनका प्रभाव देखिए, क्योंकि वो खैराती के रूप में पूरे पत्रकारिता में, पूरे इतिहास लेखन में, पूरे रिसर्च विंग में, पूरे यूनिवर्सिटीज में, हर जगह वो घुसे हुए हैं, और ये इकोसिस्टम रातों रात खत्म नहीं होता। तब आपको समझ में आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्यों पीएम मोदी ने इस तरह से धुलाई की कांग्रेस को, और इस सिलसिला डिस्ट्रॉय करने तक क्यों जारी रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, डिस्ट्रॉय करने तक जारी रहनी चाहिए। इसीलिए इस देश ने देखा है कि क्या क्या दिया है। रमेश पटेल जी उसको गिनवा रहे हैं कि 77 की इमरजेंसी हो, 84 का सिख विरोधी दंगा हो, 90 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार तक संविधान सुरक्षित था, और 7 वर्षों में 1300 आतंकी मरने से भी संविधान खतरे में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और आप लोग कई बार ऐसे ऐसे आंकड़े एकदम से उपलब्ध करके बता देते हैं कि हाँ, सूझबूझ वाले हमारे व्यूअर्स हैं, ऐसे ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस फैक्ट को समझना, उसको कंक्लूड करने के लिए मैंने कहा कि विश्लेषण आपके लिए काम आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से उन्हें घेरा, और बताया गया कि तुमने कैसे 50 साल के इतिहास को ही भारत का इतिहास माना, सिर्फ इसलिए कि नेहरू काल का इतिहास ही भारत का इतिहास। हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो जाना ही नहीं सरदेव पटेल क्या है। मुझे बहुत बार बार पीड़ा होती है कि जोगिंदर नाथ मंडल कौन है, ये हमने जाना ही नहीं। मुझे तो कई बार लगता है समय मिले तो जोगिंदर नाथ मंडल पर एक किताब लिखी जाए, क्योंकि अब तक लिखी नहीं गई है कहानी जोगिंदर नाथ मंडल पर, तो लेख तक उपलब्ध नहीं था ढंग से उस दौर में। हम तो पत्रकार होकर के 20 साल तक मेन स्ट्रीम मीडिया को देने के बाद भी पता नहीं था जोगिंदर नाथ मंडल है कौन। तो इतिहास में क्या क्या छुपाया, आज इसीलिए पीएम ने कहा कि हम वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप सोच नहीं पा रहे हैं। इन्होंने क्या षड्यंत्र किया, 1900 आज मतलब आजादी की लड़ाई 1920 से लेकर के 1947 तक, और 47 से लेकर इंदिरा काल तक। इसके अलावा कांग्रेस कोई इस देश का कोई इतिहास है ही नहीं, ऐसा शो कर दिया। और बाकी इतिहास क्या है, बाकी इतिहास अंग्रेजों के दौर का भी नहीं है, मुगलों के दौर का, बस उतना सा, उसके अलावा कुछ है नहीं बात। इसीलिए पीएम ने कहा हम वहां तक ले जाएंगे, शिवाजी तक और आगे भी। ये जरूरी है, कि संकेत दिया है कि बदलाव अब हिस्ट्री में होना है।